जैसे जैसे रोयाम बड़ा हो रहा था, शारम का घर से निकलने का दिल भी नहीं करता था। हर वक्त उसके साथ शरारती मस्तियाँ करते रहना उसे बहुत पसंद था। अब तो रू ने भी उसे उस पर जुल्म करते हुए पकड़ लिया था, वो भी रंगे हाथ। अब वो भी उसे यारम के साथ अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। अगर यारम को उससे प्यार करना था तो उसे सबके सामने ही करना होगा। ये रू का फैसला था। अब उसे यारम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह उसके मासूम बच्चे को अपने प्यार का वो जायका चखा चुका था। ये रू को अपने बच्चे पर तरस आने लगा था। शारम अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से वापस आया था। इस वक्त वो नहा रहा था। रू बेड पर उसे दूध पिलाते हुए उससे बातें करते उसका नन्हा सा चेहरा देख रही थी। वैसे यारम की भी कोई गलती नहीं थी। वो उसकी टमाटर जैसे गाल देखकर बेबस हो जाता था। और फिर अपने अंदाज में जब रोयाम को प्यार करता तो रोयाम बैठकर रोने लग जाता। जबकि रू को तो बाद में अपने बेटे के गाल सहला सहलाकर लाल से सफ़ेद करने पड़ते थे। और इस दौरान रोयाम यारम की वो शिकायतें लगाता जिसे ना समझते हुए भी रू उसे दिलासा देती थी कि अब पापा रोयाम के साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो नहाकर बाहर निकला। रू, ये देखो मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ है। शर्ट बेड पर फेंकते हुए वो उसे दिखा रहा था। यार, ये शर्ट तो मैं इस बार लाई थी, इसका बटन कैसे टूट गया? वो रोयाम को बेड पर रखते हुए उसकी शर्ट देखने लगी। ये तो परसों ही वो लाई थी। ये तो यारम ने एक बार भी नहीं पहनी थी। अच्छा, अब टूट गया तो टूट गया। इतने अच्छे से नहीं उन्होंने लगाए होते। चलो जल्दी से इसका बटन लगा दो। शारम लंबी बहस में पड़े बगैर शीशे के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था। आप कोई और पहन लेना, मैं सुबह इसके सारे बटन पक्के कर दूंगी। रू ने शर्ट पकड़ कर कहा। नहीं, अभी करो। अभी मतलब अभी। मुझे यही पहननी है। वो जिद करते हुए बोला। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। रू उसकी बात मानते हुए उस अलमारी की जानिब आई। जब पीछे से अचानक रोयाम की जोरदार चीख के साथ रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो यारम के कब्जे में पूरी तरह से मचल रहा था। जबकि यारम उसके गाल पर अपनी दाढ़ी और मूंछ से अच्छा खासा जुल्म करता उसे अपने चारहाना प्यार का मुजाहरा कर रहा था। रू भागती हुई बेड पर आई, लेकिन इससे पहले कि यारम वहां से उठकर बाहर की जानिब भाग चुका था। या अल्लाह यारम, आप कब सुधरेंगे? हाय मेरा मासूम बच्चा। रू फौरन उसे अपने सीने से लगाती उसकी शिकायतें सुनने लगी, जबकि अब वो मज़े से बाहर फिर रहा था। मेरे मासूम बच्चे, मुझे माफ़ कर देना। दाढ़ी मूछ के बगैर मैं तेरी माँ को अच्छा नहीं लगता। दाढ़ी मूछ के साथ तुझे नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुझे सारी ज़िंदगी अपने बाप का प्यार यूं ही सहना होगा। ऊंची आवाज़ में रू को सुनाते हुए बोल रहा था। अब आप हाथ लगा के दिखाई मेरे बच्चे को, फिर देखना मैं क्या हाल करती हूँ। रू उसे अपने साथ लगाए फैला रही थी, जबकि यारम की बातें उसे मज़ीद तपा रही थीं। बेटा प्लीज़ दूध पी लो, मैं वादा करती हूँ अब से बाबा आपके पास भी नहीं आएंगे और ना ही उनका जारहाना प्यार सहना पड़ेगा मेरे बच्चे को। या अल्लाह, ज़रा रहम नहीं आता इस शख्स को मेरे मासूम बच्चे पर। हर किसी को अपनी तरह स्टोन मैन समझा बैठा है। क्या हालत कर दी मेरे मासूम शहजादे की। वो उसके गाल सहलाते हुए उसे समझा रही थी, जो अब तक सू सू कर रहा था। रू को उसकी हालत पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो अपने मासूम से बच्चे को अपने जालिम और जाबिर शोहर से नहीं बचा सकती थी। रोयाम ज़रा सा बेहतर हुआ तो वो उसे बेड पे रखती फ्रेश होने चली गई। शारम ने कमरे में कदम रखा तो रोयाम को बेड पर अकेले खेलता हुआ पाया। उसकी आंखें एक बार फिर से रोशन दिए की तरह चमक उठी थीं। लपक कर उसके करीब बेड पर आया। रोयाम की कशिश थी जो उसे अपनी तरफ खींचती थी। उसे देखकर यारम खुद पर सब्र ही नहीं कर पाता था। इससे पहले कि वो फिर से झुककर उस पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद करता, उसके सुर्ख गाल देखकर उससे उस पर तरस आ गया। मेरा बच्चा, ये किसने किया? मेरे बच्चे के साथ ऐसे कौन प्यार करता है? बाबा को बिल्कुल प्यार करना नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा आहिस्ता आहिस्ता प्यार करना सीख जाएंगे, या फिर मेरे शहजादे को अपने बाबा का प्यार सहने की आदत पड़ जाएगी। शारम बेहद नरमी से उसका गाल चूमकर पीछे हटा। यारम ना करें प्लीज़, वो इतनी मुश्किल से चुप हुआ है। आपका बस चले तो इसे खा ही जाए, बल्कि आज तो आपने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रू शारम को मना करती तकरीबन भागती हुई बेड पर आई थी। देखो बेगम, एक बात कान खोल कर सुन लो। ये मेरा भी बच्चा है और इसे मैं भी प्यार करने का पूरा हक रखता हूँ। अब मुझे नहीं आता तुम्हारे जैसा प्यार, तो मैं क्या करूँ? मेरे प्यार करने का एक अलग तरीका है, अलग अंदाज है, जो भी रोयाम को समझ नहीं आता, इसीलिए वो रोने लगता है। तुम्हें मुझे मौका देना चाहिए और रोयाम को वक्त देना चाहिए, ताकि इसे समझ में आए कि ये इसके बाप के प्यार करने का तरीका है। शारम सख्त लहजे में उसे समझा रहा था, जबकि नजरों से शरारत साफ झलक रही थी। आपके प्यार करने का तरीका इतना जारहाना है कि मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, इसे अपनी तरह नाजुक बना दो। आज इसे कपड़े भी लड़कियों के पहना दिए। ये लड़का है। रू, कम से कम इसके कपड़े तो ब्लू कलर के होने चाहिए। हद है यारम, किसी चीज़ की हद होती है।
आपको दो ही कलर ज़िंदगी में पसंद है, एक नीला और दूसरा सुर्ख। सुर्ख मुझे पहना-पहना कर सुर्ख कर दिया और अब नीला इसे पहना-पहना कर नीला कर देंगे। रो उसकी बात सुनकर जल्दी से बोली थी। शायरा ने तो उस पर अच्छी खासी पाबंदी लगाई हुई थी। वो ज़्यादातर रेड कलर के कपड़े पहनती थी क्योंकि शायरा उसके लिए अपनी पसंद के कपड़े लाता था और तकरीबन सारे ही रेड कलर के होते। लेकिन रोयाम के मामले में वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। उसके लिए वो हर रंग की चीज़ें लाती थी, खिलौने, कपड़े, यहाँ तक कि उसके दूध की बोतल भी हर कलर में थी। रोयाम पर यारम की कम ही चलती थी और यारम को इस बात पर ज़्यादा एतराज़ भी नहीं था। रोयाम को रंगों में जीने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन रूह उसे सुर्ख ही रंग में अच्छी लगती थी। एक तो सुर्ख कलर उसकी नज़रों की ठंडक था और दूसरा रूप पर ये खिलता भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा बाबा, ठीक है, जो मर्ज़ी पहनाओ, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। शारम फ़ौरन मान गया। हाँ, तो मैं कौन सा आपकी बात मानूंगी। रूह भी उसके पास बैठते हुए नखरे दिखाती बोली। रोयाम मेरी जान, दूध पी लो ना बेटा। यार मैं कब से इसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पहले कितनी ही देर रोता रहा और अब ये दूध नहीं पी रहा। रू ने परेशानी से कहा तो यारम जो आराम से बेड पर लेटा था उठकर बैठ गया और रू की गोद से रोयाम को लेकर अपनी गोद में रखा। वो इसलिए क्योंकि आज रोयाम ने अपने पापा से बात ही नहीं की। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। यारम आप इसके साथ लाड बाद में कर लीजिएगा, पहले इसे दूध पिलाए ना। इसे दूध पिए हुए 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अब तो इसे भूख लगी होनी चाहिए, बहुत तंग करने लगा है मुझे। रू मुंह बनाए बोली और शारम हाँ में सर हिलाता उसका नन्हा सा चेहरा देखने लगा जिसका सारा ध्यान उसी की जानिब था। शायद वो महसूस कर चुका था कि वो इस वक्त अपने दुश्मन की बाहों में है, इसीलिए उसका मुंह फिर से बन गया। वो रोने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। उसका नन्हा सा निचला होंठ ऊपर होंठ को छुपाकर बाहर आ चुका था। रोयान के हाथ में अब तक रू का दुपट्टा फंसा हुआ था। उसे बहुत जोर से उसके दुपट्टे को पकड़ा हुआ था। रू दूध की बोतल यारम के हवाले कर चुकी थी, जबकि यारम अब मसरूफ हो चुका था। तुम्हारे साथ मसला क्या है लड़के? क्यों मेरी बीवी को इतना तंग करते हो? उसके पास आते ही तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मुझे मेरी बीवी के साथ चिपकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आइंदा उसके पास आते ही तुमने यूँ रोना शुरू किया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे, दुबई का डॉन हूँ मैं। लोग मुझे डेविल के नाम से जानते हैं। वो रोयाम पर झुका उसे अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो इस वक्त ये भूल चुका था कि जिसे वो डरा रहा है कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सैयद रोयाम कासमी था। यारम के इस तरह से डराने पर वो खिलखिला कर हंसने लगा। इस खिलखिलाहट पर उससे रूह को देखा था, जो खुद भी होंठों पर हाथ रखकर हंसने लगी। कितनी बदअखलाक औलाद है। बाबा बात कर रहे हैं और ये जनाब हंस रहे हैं। शारम चाहकर भी अपनी हंसी को न छुपा पाया। उसे नरमी से प्यार करते हुए शारम ने दूध की बोतल उसके लबों से लगाई तो वो खामोशी से शरीफ बच्चे की तरह दूध पीने लगा। यारम आप मेरे बच्चे को इस तरह से क्यों डांट रहे थे। उसे दूध पीते देखकर रूह को भी दुनिया जहाँ का कुछ होश आया तो थोड़ी देर पहले यारम के डराने पर उसका ध्यान गया। मैंने कब डांटा रूह? मैं तो इसे समझा रहा था कि तुम्हें तंग ना किया करे और तुमसे ज़्यादा चिपका ना करे, क्योंकि इस काम के लिए इसका बाप है। रोयाम को गुनूती में जाते देखकर यारम ने नरमी से उसे कोट में लिटाया और सोमानी अंदाज में कहता रूह के पास आया। एक ही झटके में उसे खींचकर बेड पर गिराया। एहसास है मुझे तुम्हारा, सारा दिन इस तरह इसके लिए भागते भागते थक जाती हो और रात को मैं थका देता हूँ। इसीलिए सोचा क्यों ना अपनी औलाद को थोड़ा सा सबक सिखाऊं, उसे बताऊं कि माँ को थोड़ा आराम भी करने देना चाहिए। आखिर औलाद के अंदर थोड़ा सा एहसास भी होना चाहिए। वह उसी गर्दन पर लब रखता शरारती अंदाज से बोला, यही एहसास शौहर साहब के अंदर भी तो जाग सकता है। वो थोड़ा सा एहसास कर लें और रात को आराम करने दें। रूह ने सारी बात उस पर डालते हुए उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाली। नहीं यार, तुम्हारा शौहर बहुत बेरहम, जालिम और सफाक इंसान है। वो तुम पर तो बिल्कुल तरस नहीं खा सकता और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जितना प्यार तुम सारा दिन रोयाम को देती हो, उतना प्यार तुम्हें सारी रात मुझे देना होगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में जंग होगी, मेरी और मेरे बेटे की। अगर तुम पर उसका हक है तो मेरा भी है, और मेरा हक ज़्यादा है क्योंकि मैं पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ, बल्कि उसे तो लाया भी मैं हूँ। तो तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम अपनी हर रात का हसीन वक्त मेरे नाम कर दो, सिर्फ मेरे नाम। तुम्हारा सारा दिन तुम्हारा बेटा और रात मेरी। मैं जैसे चाहूँ अपना प्यार वसूल करूँ। तुम्हें मजम्मत या एतराज़ करने का कोई हक नहीं। तुम्हें बस मुझे महसूस करना है, अपनी आती जाती सांसों को मेरे नाम करना है। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए उसकी थोड़ी पर अपने लब रख चुका था और अब वो अपने अंदाज में इस तरह अपना प्यार अपना हक जता रहा था, जबकि रूह बिना किसी मजम्मत के उसके गिर्द बाहों का हसार खींचती
उसके लबों का लम्स अपने लबों पर महसूस कर रही थी। रोयाम ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहा था, जबकि रूह पल पल यारम की बाहों में पिघलती अपना आप फूलों से भी ज़्यादा नाजुक महसूस कर रही थी। वो पल पल शुक्र अदा करती थी अपने रब का, जिसने उसे इतनी हसीन ज़िंदगी दी थी, और उसका एक एक पल किसी हसीन ख्वाब जैसा था, जिस ख्वाब से वो कभी भी जागना नहीं चाहती थी। रोयाम 6 माह का हुआ तो रमज़ान शुरू हो गया। ये रमज़ान भी उनकी ज़िंदगी का बेहद अहम रमज़ान था, क्योंकि रोयाम की पहली ईद आ रही थी, जिसको वो दोनों ही यादगार बनाना चाहते थे। लेकिन यारम का काम भी बढ़ चुका था। जितनी हसीन उसकी दुनिया हो चुकी थी, शायद उतनी ही बदतरीन दूसरी दुनिया भी थी। आए दिन जवान लड़कियों के रेप, उनको गलत कामों पर लगाना, और फिर जवान लड़कों का नशे में धुत होकर उस नशे को दुनिया में फैलाना, अपने ही वतन के साथ गद्दारी करना, अपने ही लोगों को धोखा देना, हर शख्स चेहरे रखता था। सारा दिन ऐसे ही लोगों के साथ गुजारने के बाद जब वो शाम अपने घर जाता तो उसे सुकून मिलता था। रूह के बगैर तो अपनी ज़िंदगी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन रोयाम ने उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को बेहद सुकून बख्शा था। रात को अपना सारा काम खत्म करके वो काफ़ी देर से घर वापस आया था। उसके बाद कमरे में आया तो रोयाम रूह के साथ बड़े मज़े से गहरी नींद सो रहा था। थोड़ी ही देर में सहरी का वक्त शुरू हो जाना था, इसलिए सोने का मकसद ही ना था। वो खामोशी से उठकर स्टडी में आ गया, और अब तकरीबन पौने घंटे के बाद रूह को जगाने आया था। इन चंद सालों में उनकी ज़िंदगी कितनी हसीन हो गई थी। दिन रात गुनाहों की दुनिया में रहते हुए वो जब अपनी पुरसुकून फैमिली को देखता था तो उससे अपनी सारी थकावट खत्म होती महसूस होती थी। रोयाम की नन्ही-नन्ही शरारतों ने उनके घर को जन्नत बना दिया था। रोयाम की बस एक ही आदत से शारम चिढ़ता था, और वो ये थी कि वो अपने होते हुए रूह का ध्यान कभी शारम की तरफ ना जाने देता। वो 6 माह का बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार था। अब तो रूह भी कहने लगी थी कि शारम आपके डिम्पल से ज़्यादा प्यारे मेरे बेटे के डिम्पल्स हैं। फिर क्या था, जलन की इंतहा हो गई। शारम में जो एक क्वालिटी रूह को नजर आती थी, वो भी अब उसके बेटे में थी। वो खामोशी से उसकी साइड आया और उसे जगाने लगा। रूह, सहरी का वक्त हो चुका है। उससे मोहब्बत से जगाया था, लेकिन रूह को जागने से पहले ना जाने कैसे उसका बॉडीगार्ड जाग गया। यारम का हाथ अपनी माँ के कंधे पर देखते ही उसका अलार्म बजने लगा। रोयाम यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तेरी माँ के साथ, सिर्फ सहरी के लिए जगा रहा हूँ। उसे गला फाड़कर रोता देखकर वो रूह से अलग हुआ। यार क्या हो गया है तुझे? सिर्फ तेरी माँ नहीं है, मेरी बीवी भी है। कसम से मेरी बात पर यकीन कर ले। शारम ने धाई देते हुए कहा, जबकि रोयाम गला फाड़े रोने में मसरूफ था। रोयाम को रोते हुए सुनकर रूह की आंख खुल चुकी थी। रोयाम, मेरा बेबी क्यों रो रहा है? वो रोयाम को अपने सीने से लगाए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया रूह। तुम्हारा ये चौकीदार मुझे तुम्हारे करीब महसूस करते ही जाग आया और फिर रोने लगा। शारम ने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की थी। ये शायद दुनिया का वाहिद बच्चा था जो अपने बाप को अपनी माँ के करीब नहीं आने देता था, और यारम का वाहिद दुश्मन जो उसे रूह से दूर रखता था, और जिसका यारम कुछ नहीं उखाड़ सकता था। वो खुद भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। आपने ज़रूर डांटा होगा या घूर के देखा होगा। आपको पता है ना, आपके इस तरह से देखने से वो रोता है। रूह उसे चुप करवाते हुए बेड से उठी। यार, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, ये अपने आप रोने लगा। अच्छा, तो अभी आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा बेचारा रोतू है, हर वक्त रोता है? रूह उसे घूरते हुए बोली। नहीं रूह, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं बस यही कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही रो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप तो कुछ नहीं करते। जो करता है मेरा मासूम बच्चा करता है। रूह, ये बाकी मासूम बच्चों की तरह मासूम नहीं है, ये बहुत तेज है। शारम ने अपनी सफाई पेश करनी चाही। वाह वाह, आपको मेरा 6 माह का मासूम सा बच्चा तेज सकता है, और खुद 35 साल के हो गए हैं। अपनी हरकतों पर कभी गौर नहीं किया आपने? खबरदार जो आपने मेरे मासूम बच्चे को इन निगाहों से देखा तो। रूह ने उसकी आंखों की तरफ भी इशारा किया। कौन सी निगाहों से रूह? इन निगाहों से जिनसे आप मेरे मासूम से बच्चे को देख रहे हैं। रोयाम डर जाता है यारों। बेबी, तुम्हारा बेटा डरता नहीं, तुम्हारा बेटा डराता है। शारम ने बेबसी से उसे समझाना चाहा। वो बिना किसी गलती के गुनाहगार ठहराया गया। शारम, मैं इस वक्त नहीं लड़ सकती, वक्त कम है, मुझे सहरी बनानी है। वो फ्रेश होकर किचन की तरफ चल दी। वहीं मेज़ के साथ रखी छोटी कुर्सी पर रोयाम को बिठाया और खुद सहरी बनाने में मसरूफ़ हो गई। शारम भी फ्रेश होकर नीचे रोयाम के साथ वाली चेयर पर बैठा तो रोयाम घूरने लगा। बदले में शारम ने भी उसे घूर कर देखा तो वो उसे देखकर खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स देखकर शारम बेख्तियार मुस्कुराया। इस वक्त उससे अपने बेटे पर टूट कर प्यार आ रहा था। अपने डिम्पल्स की नुमाइश करता नरमी से हंसा। वो उसे भी मासूम बच्चा लग रहा था।
इस वक्त शारम भूल गया था कि थोड़ी देर पहले इस शैतान ने अपनी शैतानियत का मुजाहरा करते हुए उससे खूब डांट पिलाई है। यारम गैर महसूस अंदाज में कुर्सी से उठकर रोयाम के पास आया। उसके इस तरह से अपने करीब आने पर रोयाम उससे घूर कर देखने लगा। जब यारम ने उसका नन्हा सा चेहरा थाम कर अपनी चारहाना मोहब्बत का इजहार किया और उसके बाद रोयाम का ऐसा बाजा बजा कि रूह फुकला कर उसकी तरफ आई और उसे उठाकर प्यार करने लगी। जबकि यारम मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर निकला। थोड़ी देर पहले उसे पड़ने वाली डांट का बदला तो रोयाम को चारहाना प्यार करके वो वैसे भी ले ही चुका था। रूह बस उसकी पीठ को घूर कर रह गई। वो इस वक्त उससे बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि सहरी खत्म होने में कुछ वक्त रह गया था। रोयाम को वो बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाने में कामयाब हुई। वो उसे दोबारा से कुर्सी पर बिठाकर एक बार फिर खाना बनाने लगी। वो चाय बनाने में मसरूफ़ थी तो उसे पीछे से रोयाम की आवाज़ सुनाई दी। वो पहली बार बात करने की कोशिश कर रहा था। वो तो खुशी से फूले न समाई। अल्लाह, मेरा बच्चा पहली बार कुछ बोल रहा है। यारम यारम जल्दी आए। रोयाम ने मुझे पुकारा। जल्दी आए ना, क्या हो गया है? वहाँ भाई क्या कर रहे हैं? वो खुशी में इस कदर दीवानी हो रही थी कि उसे ये भी याद न रहा कि थोड़ी देर पहले शारम की हरकत ने उससे गुस्सा दिलाया था और वो उससे नाराज़ भी हो रही थी। क्या हुआ है रूह? इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? वो किचन में दाखिल हुआ तो उसे खुश होते देखकर पूछे बिना न रह सका। यारम, रोयाम ने अभी मुझे पुकारा, अभी उससे मुझे बुलाया। यारम, मैं सच कह रही हूँ। वो इतनी खुश थी कि इंतहा ना थी। मैं जानता हूँ, वो 6 माह का हो चुका है, अभी इसे बातें करनी शुरू करनी है। शहज़ादे, एक बार मेरे सामने भी अपनी माँ को पुकारो। यारम उसके सामने बैठे हुए कहने लगा, लेकिन वो मुंह बनाकर हाथ टेबल पर रखते हुए मेज़ पर ही लेट गया। और बाकौल यारम अब वो निकम्मी औलाद का सबूत देते हुए थोड़ी ही देर में वो नींद में भी उतर चुका था। इंतहाई बदतमीज़ औलाद है। रूह, मैं बोल रहा हूँ। वो उससे अपनी बाहों में उठाते हुए सीने से लगाकर बोला। इरादा उसे कमरे में छोड़ के आने का था, जबकि रूह उसकी शक्ल देखकर खिलखिलाकर हंसी। वो मानती तो नहीं थी कि इतना छोटा सा बच्चा अपने बाप से दुश्मनी मोल ले सकता है, लेकिन अब उसे भी लगता था कि रोयाम शारम का दुश्मन बन गया है। वो शारम की मर्जी का कोई काम नहीं करता था। रूह और शारम इस वक्त उसे सामने बिठाए उसे देख रहे थे। रोज़ा खुलने में अभी काफ़ी वक्त था। शारम रमज़ान में टाइम पर घर आने की कोशिश करता था और आज इत्तेफाक से वक्त पर आ भी गया था। रोयाम देख, अगर तूने बाबा नहीं बोला ना, तो मैं तुझे खा जाऊँगा। वो मसनूई गुस्से से बोल रहा था और कब से उसकी मिन्नतें कर रहा था कि वो उसे एक बार बाबा कहकर बुला ले। इतने नखरे दिखाने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई थी। इतने नखरे दिखाने वाले की अकड़ यारम एक पल में हाँक कर देता था, लेकिन आज सामने रोयाम था। लेकिन अब उसने वक्त से समझौता कर लिया था। उसके नसीब में ही निकम्मी औलाद है तो उसका क्या कसूर। यारम, ऐसे नहीं, बच्चों से प्यार से बुलवाया जाता है, इतने गुस्से से नहीं। और आपका रोज़ा है, आप इसे खाएंगे कैसे? वो उसे रोयाम पर गुस्सा करते देख बुरा मानते हुए बोली। शारम ने घूर कर उसे देखा। वो उससे याद करवा रही थी कि उसका रोज़ा है, जैसे वो सचमुच में उसे खाने जा रहा हो। रोयाम बेटा, बताओ, बाबा के सामने बोलो कि रोयाम कैसे बोलता है। रोयाम अभी बोलेगा मामा। मामा नहीं, पहले बाबा बोलेगा। शाबाश मेरा बच्चा, अभी बाबा बोलेगा। शारम रू का बाजू पकड़कर उसे पीछे करते हुए रोयाम के मस्जिद करीब खिसका। क्यों बाबा बोलेगा? पहले ही मामा बोलेगा, क्योंकि वो माँ से ज़्यादा प्यार करता है, फिर कुछ और वो भी उसे पीछे धकेलती खुद रोयाम के करीब आई। जबकि रोयाम शायद उन दोनों को देखकर कुछ सोच रहा था, जैसे फैसला कर रहा हो कि पहले किसे खुश करे। शाबाश मेरी जान, अगर तूने बाबा बोला ना, तो पक्का वादा मैं उस नर्स के साथ तेरी सेटिंग करवा दूंगा। मुझे पता है तू उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन वो तुझे ज़्यादा भाव नहीं देती। लेकिन तेरा बाप है ना, तो फिक्र मत कर। तेरे बाप की खूबसूरती किस दिन काम आएगी। अब मैं अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके दोनों गाल चूमते हुए प्यार से बोला। आजकल उसकी मोहब्बत की शिद्दत में कमी आई हुई थी, लेकिन अवतारी के बाद अगर वो उसके हाथ लग जाता तो बचता भी नहीं था। चुप करें यारम, मेरे मासूम से बच्चे को किन चीज़ों में लगा रहे हैं? उसे किसी नर्स में इंटरेस्ट नहीं है, समझे आप? मेरा मासूम बच्चा, पता नहीं कैसे कैसे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप इस पर। देखिए, अभी मामा कहकर साबित कर देगा कि रोयाम आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। रू के लहजे में बहुत मान था। और फिर रोयाम साहब बोलने के लिए तैयार हुए। एक लंबा सांस खींचकर उससे माँ बाप को देखा, जो बागौर उससे देख रहे थे। रोयाम खिलखिलाया तो वो दोनों बेख्तियार मुस्कुराए। सारा ध्यान उसी की जानिब था, जैसे वो कोई ऐलान करने वाला हो कि वो किससे मोहब्बत करता है। और फिर रोयाम ने उन दोनों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, पप्पा, भाइयों, भाइयों। और उसकी ये भाइयों भाइयों सुनकर
शारम और रू दोनों का मुंह खुल गया। रू ने उदास सी एक नज़र यारम पर डाली। अबे चुप कर कुत्ते कहीं के। रू की उदासी देखकर यारम ने सख्ती से कहा, यारम, आप मेरे बेटे को कुत्ता बुला रहे हैं? रू तड़प उठी। हाँ मगर गलत बुला रहा हूँ। जानता हूँ कुत्ता तो बड़ा सा होता है, ये छोटा सा पपी है। शारम का गुस्सा कम नहीं हुआ था। रू के इतने उदास होने पर उसे पहली बार रोयाम पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया था। वो कैसे अपने माँ बाप को छोड़कर कुत्ते की आवाज़ निकाल सकता है? उसे मामा या बाबा कहना चाहिए था। क्यों रिकॉर्ड कायम कर रहा है? तू इंसानों का बच्चा है। यारम, क्या हो गया है आपको? वो बच्चा है, सारा दिन तो शोनू के साथ रहता है, तो ऐसी आवाज़ निकालेगा ना। और उसको क्या पता है कि उससे हमें क्या कहकर बुलाना है, मामा या बाबा? कुछ और हम सिखाएंगे तो पता चलेगा ना। शारम के डांटने पर वो उसे समझाते हुए बोली। लेकिन शहरी में तो तुम कह रही थी कि उसने तुम्हें पुकारा है। शारम उससे घूरते हुए बोला। ओहो, तो तब उससे मुझे मामा कहकर थोड़ी ना बुलाया था, उससे तो मुझे रू करके बुलाया था। रू ने रोयाम की सफाई में बोला। हद दर्जा बदतमीज औलाद है। इसे इतना भी नहीं पता कि मामा को नाम से नहीं बुलाते। ओहो यारम, इसके सामने तो हम मुझे रू कहकर बुलाते हैं, और बच्चा जो सीखेगा वही तो बोलेगा। उसके डांटने पर वो फिर से समझाते हुए बोली। तो अब ये सीखेगा कैसे? मतलब अब दिन इतने बुरे आ गए हैं कि मैं तुम्हें मामा कहकर बुलाऊंगा? वो उसे घूरते हुए बोला था, और रू ने अपना हाथ अपने सर पर मारा, जो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त लग गया। वो अपना माथा मसलते हुए यारम को देखने लगी, जो उसका हाथ हटाकर खुद उसके माथे पर मसाज करने लगा। क्यों तकलीफ दे रही हो खुद को? जानती नहीं मुझे? वो गुस्से से घूरते हुए बोला। यारम, मेरा मतलब था हम इसे सिखाएंगे, वो सीखेगा ना। अब मैं इसको समझाया करूंगी कि ये मुझे मामा और आपको बाबा बुलाया करे, क्योंकि अभी तो इसको पता ही नहीं है कि इससे हमें क्या कहकर बुलाना है। अब वक्त आ गया है कि हम इसे आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों के बारे में समझाना शुरू करें। रू ने सोचते हुए कहा, और एक नज़र घड़ी की तरफ दौड़ाई, जहाँ रोज़ा खुलने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। ओह यारम, आपने मुझे यहाँ बातों में लगा दिया, मुझे भी पकोड़े भी तलने हैं। वो उठते हुए बोली। शारम ने एक नज़र उसे देखकर हाँ में सर हिलाया, तो वो उठकर अंदर चली गई। देखो रोयाम, मुझे बाबा बेशक मत बोलो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कभी भी रूह और मेरा मुकाबला होना तो तुझे रूह को ही चुनना है, क्योंकि तेरा बाप उससे बहुत प्यार करता है और वो तेरी माँ की आंख में बिल्कुल उदासी नहीं दे सकता। और अगर तूने मेरी बीवी को इतनी सी भी उदासी दी ना, तो मैं तेरा वो हाल करूँगा जो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। और ये जो तूने अभी कुत्ते की तरह भौं की है ना, इसकी सज़ा मैं तुझे दूंगा अफ्तारी के बाद। चल आजा, बाहर चलते हैं। क्या यहाँ कमरे में बैठा हुआ है? बाहर ठंडी हवा चल रही है। ये एसी की हवा है, सेहत नहीं बनाती। अच्छी सेहत के लिए ठंडी और ताज़ा हवा लेना ज़रूरी है। चल जल्दी से आ जा। उसका हाथ थामता उसे ज़मीन पर उतार चुका था। रोयाम ज़मीन पर बैठने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फ़िलहाल वो चल नहीं सकता था। लेकिन अगर ज़मीन पर उतार दिया जाए तो वो कभी भी किसी भी कोने तक जा सकता था। लेकिन यारम ने उसका हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ था कि रोयाम ने नज़र उठाकर गुस्से से उसकी जानिब देखा। अबे चल उठ। मुझे ज़मीन पर रेंगने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। कदम से कदम मिलाकर चल मेरे साथ। बड़ा आया बैठने वाला, खड़ा हो जा। खबरदार जो ज़मीन पर बैठा। चल कदम से कदम मिला मेरे साथ। वो उसका हाथ थामता उसे ज़बरदस्ती चलवाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर रोयाम का मुंह बन चुका था। वो रोने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था, लेकिन यारम ने उसे रोने की इजाज़त नहीं दी थी। उसकी एक सिर्फ घूरी पर वो खामोशी से उसके हाथ के सहारे से उठने लगा, और फिर ज़बरदस्ती चलने की कोशिश भी करने लगा। जब उसे अचानक ही दरवाजे के करीब से नीला आंचल नजर आया, उससे एक ही लम्हे में रोयाम को उठाकर अपनी गोद में रख लिया था। मेरा शहजादा खुद चलना चाहता है। अभी पैर तो लगने दे बेटा, फिर चलने की कोशिश करना। फिलहाल तो सिर्फ ज़मीन पर कीड़ू की तरह रेंग। उसके दोनों गालों को चूमता वो मोहब्बत से बोला। रू आजकल बिल्कुल बेफिक्र थी। रोज़े की हालत में यारम उस पर बिल्कुल तशद्दुद नहीं करता था, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ देती थी, उसके साथ बिना किसी डर खौफ के। लेकिन यारम को अफसोस था कि वो उसे अपनी मर्ज़ी से प्यार क्यों नहीं कर पाता। लेकिन अफ्तारी के बाद वो खूब बदली निकालता था। क्या हुआ यारम, क्या ये चलने की कोशिश कर रहा था? उसकी बात सुनकर रूह खुशी से बोली। शारम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। हाँ ये कोशिश तो करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है फ़िलहाल इसके पैर इसका साथ नहीं देंगे। अभी छोटू सा है ना मेरा शहजादा। वो उसके दोनों गाल चूमता बहुत प्यार से बोला। रूह को तो बाप बेटे के प्यार पर बेहद प्यार आया था। ये अलग बात थी कि थोड़ी देर पहले वाले वाक़ये को बिल्कुल नहीं जानती थी। अगर जानती तो इस वक्त यारम की एक और लड़ाई हो चुकी होती।
कोई बात नहीं, थोड़े अरसे में मेरा बेटा अपने पैरों पर चलने लगेगा, वो खुशी से कहती वापस जाने लगी। इंशाल्लाह तुम अफ्तारी का सारा सामान बाहर लॉन में लगा दो। मैं और रोयाम थोड़ी देर वहाँ वॉक करने जा रहे हैं। वो उससे कहता बाहर चला गया, जबकि ध्यान अब भी उसके गालों पर था, जो सिर्फ और सिर्फ रमज़ान की वजह से सफ़ेद थे, वरना उसकी जारहाना मोहब्बत से सुर्ख हुए होते। रूह को जगाकर वो खुद नमाज अदा करने गया था। अभी वापस आया तो देखा रोयाम बेड पर एकदम तैयार बैठा है, सफ़ेद कुर्ता शलवार और ऊपर से ब्लैक वास्किट, पैरों में नन्ही सी खेड़ियों उसे शहजादा बना रही थी। शारम का दिल चाहा कि वो उसके पास जाए और दिल खोलकर उससे प्यार करे, लेकिन फिर वो ईद वाले दिन उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता था, इसलिए अपने जज्बात पर कंट्रोल कर गया। उसने खुद भी बिल्कुल उसी के जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। रू ने खुद बनवाए थे, रोयाम और शारम के कपड़े, और रू की पसंद में वो दोनों शहजादों सी आन पान रखने वाले बेहद प्यारे लग रहे थे। उसकी ड्रेसिंग का कलर भी उनके जैसा ही था। उसे सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार और उसके ऊपर ब्लैक कलर का नेट का दुपट्टा लिया हुआ था। ये रोयाम की पहली ईद उन दोनों के लिए बेहद स्पेशल थी। मेरा शहजादा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। वो उसका माथा नरमी से चूमता हुआ पीछे हटा, जब ध्यान शोनू की जानिब गया। सफ़ेद रंग का कुत्ता छोटी सी काली शर्ट पहने हुए था। रू ने आज अच्छी खासी मैचिंग करवा डाली थी सबकी। शोनू साहब हीरो लग रहे हो। एक नज़र शोनू को देखता आंख दबाकर बोला, जबकि शोनू अपनी दुम हिलाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। रोयाम बेड पर बैठा खिलखिला रहा था, और जो चीज़ उससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी वो थे उसके पैरों के जूते, जिन पर वो पूरा पूरा ध्यान देता, पूरा पैर उठाकर देखता और शारम को भी इशारा करता। उसके नन्हे से पैरों पर छोटे छोटे से जूते बेहद प्यारे लग रहे थे। उससे नजरें हटाकर वो रू को तलाश करने लगा, जो शायद किचन में कुछ बनाने में मसरूफ़ थी। उससे जेब से एक कड़क नोट निकालकर उसकी हथेली में थमाया, जो कि उसकी तरफ से उसकी ईदी थी, और फिर शोनू को उसके पास रहने का इशारा करता खुद किचन में चला गया। आज उसको भी तो अपनी ईदी देनी थी और लेनी भी थी। उससे किचन में कदम रखा तो वो शीर खुरमा बनाने में मसरूफ़ थी। सबने थोड़ी ही देर में आ जाना था, इसीलिए वो पहले ही सारी तैयारी कर लेना चाहती थी। बिरयानी दम पर रखी हुई थी, जबकि उसका सारा ध्यान कढ़ाई में कबाबों की तरफ था, जब अचानक शारम ने उसे पीछे से पकड़ लेते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके लबों को अपनी दस्तरस में लिया और अपने अंदाज में उसे ईद विश करने लगा। ईद मुबारक बेबी, और थैंक यू सो मच मेरी ईद इतनी स्पेशल बनाने के लिए। रोयाम की पहली ईद बेहद स्पेशल है और हमेशा रहेगी। वो उसका गाल लबों से छूते हुए पीछे हटा, जबकि शारम की इस हरकत ने उसे सुर्ख कर दिया था। आज भी इस शख्स की गुर्बत उसे कहीं का नहीं छोड़ती थी। अगर लैला और मासूमा यहाँ होती तो एक मिनट में उनको पता चल जाता कि रूह की सुर्ख रंगत सिर्फ और सिर्फ शारम की जसारत की वजह से है। हद होती है यारम, कभी तो होश कर लिया करें। अभी कोई आ जाता तो। वो अपने हवास पर काबू पाती उसे डांटते हुए बोली, तो वो मुस्कुरा दिया। हैं रू, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, सिर्फ ईदी ही तो दी है। और अब ईदी लूँगा, और अब तो मेरी ईदी। प्यार से हाथ उसके सामने फैलाते हुए बोला, आप अपनी ईदी ले चुके हैं। उसने उसकी थोड़ी देर पहले वाली जसारत की तरफ इशारा किया। अब आप मुझे मेरी ईदी दें। वो उसके हाथ पर अपना हाथ फैलाते हुए बोली। इस हिसाब से तो मैंने भी तुम्हें 6 महीने पहले ही ईदी दी है, एक शहजादे के रूप में। उससे ज़्यादा प्यारी तो कोई ईदी मैं तुम्हें दे भी नहीं सकता। वो अपना वॉलेट निकालकर उसके हाथ में रखते हुए बहुत प्यार से बोला। रू ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और उसका वॉलेट भी अपने पास ही रख लिया। बात तो उसकी बिल्कुल सच थी। रोयाम से ज़्यादा प्यारी तो ईदी वैसे भी उसके लिए और कोई हो भी नहीं सकती थी। वक्त गुजर रहा था। रोयाम की पहली सालगिरह आने वाली थी, जिसके लिए खूब तैयारियां की जा रही थीं। हर कोई अपनी तरफ से रोयाम की सालगिरह की तैयारियों में अपना हिस्सा डाल रहा था। इज़र अपनी बच्चियों से भी बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन रोयाम के साथ उसकी अटैचमेंट अलग ही लेवल की थी। वो उससे बेहद ज़्यादा था। वो जानता था कि रोयाम भी उससे बहुत प्यार करता है। वो भी उसके साथ बेहद खुश रहता था। जबकि शारिफ तो साफ कहता था कि रोयाम में अलग ही लेवल की कशिश है, कि उसे अपनी तरफ खींचती है। सारिम हफ्ते में एक दिन ज़रूर उसके पास चक्कर लगाता। लैला ने कई बार शारम से कहा था कि वो उसे अपने ऑफिस में लाया करे, लेकिन शारम ने साफ इनकार कर दिया। वो अपनी फैमिली को अपने काम से बहुत दूर रखना चाहता था। वो तो शायद रू को भी ये सब कुछ कभी ना बताता कि वो क्या काम करता है, लेकिन रू एक दिन सब कुछ जान गई थी, और वो उसके साथ भी थी। वो जानती थी कि यारम बुरे लोगों के खिलाफ काम करता है, और उसे यारम के काम पर कोई एतराज़ भी नहीं था। लेकिन यारम को इतराज़ था। वो अपनी फैमिली को इस खून हरापे से दूर रखना चाहता था। उससे लैला और मासूमा को भी मना कर दिया था
कि अब वो ये काम ना करें। शारिफ और हिजर पर सारी जिम्मेदारियां डाल दी, लेकिन मासूमा और लैला का कहना था वो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हैं। ये उनका काम है जो वो ताहयात करना चाहती हैं। उनकी ज़िद के सामने शारा ने मज़ीद कोई बहस नहीं की, लेकिन अपनी फैमिली को उसने इस सब से दूर ही रखा हुआ था। रूह के सब कुछ जानने के बावजूद भी वो कभी उसके सामने इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं करता था। उसकी रूटीन आज भी वैसी ही थी। सुबह एक आम इंसान की तरह घर से निकलना, सारा दिन वो कितने लोगों को मारता है, किन लोगों को काट कर उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर देता है, इस सब से कोई वाकिफ़ नहीं था। उसके पास इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की कंपनी के लीगल कागज़ात मौजूद थे, जो कि एक आम सी कंपनी थी, और एक्सपोर्ट का सामान पाकिस्तान से दुबई और दुबई से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में शिफ्ट करती थी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मुलाज़मत चल रही थी। शाहरम ने ये कंपनी तकरीबन 10 साल पहले अपने हलाल पैसों से बनाई थी, और उसी से आने वाले पैसों से वो रूह और रोयाम पर खर्च करता था। डॉन बनने के बाद दौलत की कमी उससे कभी भी नहीं हुई थी, लेकिन वो सारा पैसा वो यतीमों, गरीबों और ट्रस्ट में देता था। उसे उस पैसे से कोई मतलब ही नहीं था। वो रूह और अपने बच्चे को कभी भी हराम नहीं खिलाना चाहता था, और ना ही उससे कभी उन्हें हराम खिलाया था। और ये रूह भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उसे अपने शौहर पर फ़ख्र था, जो हर लिहाज से एक परफेक्ट इंसान था। दुनिया उसे एक आम इंसान की तरह जानती थी। कोई इस बात से वाकिफ़ ना था कि वो डेविल के रूप में ना जाने कितने हैवानों को इस दुनिया से हटा चुका था, और कितनों का सफाया अभी भी करना था।